थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुनील डैंग पुनः एफपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हमारे एक डायनेमिक लीडर हैं राजीव सहगल जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज किसी भी भाई की जो भी अच्छी शेयरिंग है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और हम आपको परमिशन देंगे। और ये शेयरिंग जरूर करनी चाहिए। जो भी आपका अगर सेल नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। ये एक्सपीरियंस आपके बाकी भाइयों के भी काम आता है। आप जरूर शेयर करें। आज हमारे बीच राजेश चेतन जी भी हैं। मैं चाहूंगा राजेश जी, राजेश भाई। यस यस, नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर का 2 दिन पहले 8 तारीख को बर्थडे था। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया आपने। हमने देखी थी आपकी फेसबुक पे। जी बहुत जी बहुत जी। मुबारकें सर। थैंक भगवान यू वेरी आपको मच, थैंक लंबी यू। आयु दे और हमेशा अच्छा स्वास्थ्य बना के रखे। थैंक यू सुरेश सर, अरोड़ा जी भी धन्यवाद। हैं बीच में हमारे। सर आप कुछ शेयरिंग करेंगे राजेश भाई? राघव करेगा, राघव बोलेगा। अच्छा अब उसका नंबर आएगा, वो बोलेगा। चलो ठीक है जी। सुरेश जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकें जन्मदिन की। थैंक यू वेरी मच फॉर द टीम। और राजेश भाई का भी जन्मदिन था, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो राघव जैन हैं बीच में? राघव जी? राघव अभी नहीं है। अभी आ जाएगा। हाँ ठीक है। अतुल भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि अमित पालीवाल जी को भी अनम्यूट करके बोलने का मौका मिले। केवल कल जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर ने एलआईसी के बारे में जो बात करी, वो हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत स्ट्रेंथ की बात है जी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई यदि अमित पालीवाल यदि अवेलेबल है तो कल की जो अवेलेबल है सर। हाँ तो हाँ जी अवेलेबल हूँ सर। हाँ अमित जी, जरा शेयरिंग करिए जो कल इतनी बड़ी बात हुई हम लोग एलआईसी के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज थी, कोई बड़ी न्यूज थी हमारे लिए। यदि छोटी चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है तो ये तो बड़ी न्यूज है, इसको तो हमें पूरी दुनिया में फैला देनी चाहिए। सर एक्चुअली कल क्या है कि पार्लियामेंट के एक सेशन में मोदी जी ने कहा था एलआईसी ने कल अपना बैलेंस शीट पब्लिश किया है, क्योंकि जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होती हैं उनको अपना क्वार्टरली बैलेंस शीट और एनुअल बैलेंस शीट देना होता है, जो एक अच्छी बात है। इससे गवर्नेंस और बढ़ती है। तो एलआईसी का जो बैलेंस शीट आया उसमें उसकी जो पोजीशन है और भी स्ट्रांग हुई है। हालांकि नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये शेयर बाजार का रूटीन प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो मोदी जी ने उसी बात का जिक्र किया कि जब एलआईसी का आईपीओ आने वाला था या उसकी प्रपोजलिंग थी, तो बहुत सारे विपक्षी दलों ने, बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों ने, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोगों ने, इसका ऑपोजिशन ने अपोज किया था कि ये नहीं होना चाहिए। ट्रेड यूनियन ने भी बोला था कि इससे नुकसान होगा, आम आदमी का पैसा एलआईसी में लगा है। लेकिन एलआईसी ने ये साबित कर दिया कि एलआईसी में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ आईपीओ आने से, बल्कि उसकी पोजीशन मार्केट में और स्ट्रांग हुई है। शेयर प्राइस चढ़ना गिरना शेयर बाजार का रूटीन प्रोसेस है। आज एलआईसी का शेयर प्राइस उस वैल्यू पे नहीं है, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस है, आ जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में 15% की ग्रोथ पिछले 40 साल से बड़ी बड़ी कंपनियों की रही है, और एलआईसी में भी यही ग्रोथ फ्यूचर में रहने की उम्मीद है। तो पॉलिसी होल्डर का पैसा सेफ है, मोदी जी ने इसी बात को जिक्र किया था। और मैं ये मान के चलता हूं यदि 15% की सालाना ग्रोथ आती है तो एक आम निवेशक जिसने एलआईसी का शेयर खरीदा है उसका पैसा अमूमन 5 साल में दुगना और 10 साल में 4 गुना होगा। तो जिन लोगों ने एलआईसी के शेयर खरीदे हैं वो एलआईसी पे भरोसा करें और स्टे इन्वेस्टेड रहें। और मोदी जी ने इसी बात को पार्लियामेंट में उठाया था कि जो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस यही वीडियो कल मैंने काफी लोगों को के साथ शेयर भी किया था। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। अब राघव जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी एफपीआरटी मेंबर्स को। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कोलैबोरेशन का। अपने दिनेश गोयल जी हैं एफपीआरटी के सदस्य, जो कि एलआईसी और मेडिक्लेम का अच्छा काम करते हैं। और पिछले 2-3 महीने से दिनेश जी मरीन इंश्योरेंस में मेरी हेल्प मांग रहे हैं। सो मैं एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगा। दिनेश जी ने मुझे एक मरीन पॉलिसी भेजी, और हालांकि वो पॉलिसी किसी दूसरे एजेंट की हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एक बार राघव जी पॉलिसी को आप ऑडिट कीजिए। वो पॉलिसी का प्रीमियम था मात्र 5,000 रुपए, और कोई एजेंट ने बिना सोचे समझे बस एक कागज तौर पे उस पॉलिसी को इशू कराया। तो मैंने कहा दिनेश जी ये पॉलिसी बिल्कुल ही एक कागज है और इसमें कभी कोई क्लेम पास नहीं होगा।
मैंने कहा कि कंपनी बड़ी है, 100 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो इनकी नीड के हिसाब से हमको ये इंश्योरेंस करना चाहिए। तो दिनेश जी ने कहा कि शायद वो उतना स्पेंड ना करे, बट कोई बात नहीं, एक बार उनसे बात करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग क्लाइंट से मिले और पहली ही मीटिंग में जाकर 2 लाख रुपए का चेक उस कंपनी ने हमको दिया, एंड वो पॉलिसी सक्सेसफुली क्लोज हो गई। और वो कंपनी अब हमसे और भी प्रोडक्ट्स के लिए बात कर रही है। एंड वो जो पर्टिकुलर लेडी जिसका कनेक्ट दिनेश जी के साथ है, वो उनकी LIC की कस्टमर है, जो उस कंपनी में CFO की पोजीशन पर है। तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे के थ्रू क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं और बड़े कॉर्पोरेट्स में एंट्री कर पाएंगे आप, और उसी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी आपका टच बेस क्रिएट हो सकता है। एंड और भी उनके हमने क्लाइंट्स को बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जिसमें क्लेम्स भी आए और क्लेम्स उनको मिले, एंड उस क्लेम्स की सर्विसिंग की वजह से उनका जो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको वो ग्रो कर पा रहे हैं। तो मैं सभी सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि किसी को भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज आगे आइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू राघव जी। सेम केस मेरे भी एक फ्रेंड के साथ हुआ। वो हमसे इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, लेकिन अभी गाजियाबाद बॉर्डर पे जो वो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे बाढ़ आई है, तो उनकी फैक्ट्री का जो बेसमेंट है पूरा डूब गया था। तो पता लगा नुकसान कितने का है, 30-35 लाख का लॉस है, और इंश्योरेंस कितने का है, 2 करोड़ का है। जी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता लगा कि एक्चुअल में जो स्टॉक था वहां पे वो 22 करोड़ का स्टॉक था। 22 करोड़ के स्टॉक में जब आपका 2 करोड़ का इंश्योरेंस होता है तो आपको 10% ही मिलता है। वो कह रहे जी हमने तो कभी इस चीज में ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो 10 साल में इतने बड़े हो गए, एजेंट ने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि इनका स्टॉक भी देखना होता है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान करना है आपने। और क्लाइंट का बिलीव टूटता है अगर उसको लगता है कि आज 10 साल में पहली बार लॉस आया, नुकसान हुआ है और हमें क्लेम नहीं मिल रहा, तो बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है। और किसी भाई की कोई शेयरिंग है तो बताएं उसको, कोई शेयर करना चाहते हैं? नहीं तो आज के हम स्पीकर को इनवाइट करेंगे। फिर आज के हमारे बहुत ही डायनेमिक स्पीकर हैं, और मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा उनको आमंत्रित करें। अतुल भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो स्पीकर है उनको इनवाइट करने का जो मुझे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको उसके लिए। और मैं इसके लिए हमारे जो प्रधान है राजेश चेतन सर को, उनको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो आज के स्पीकर हैं ये भिवानी से बिलोंग करते हैं। तो एक दिन चेतन सर से रूटीन डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे एक हमारे गांव के भी डेवलपमेंट ऑफिसर है, आप उनसे एक बार बात करके उनसे पूछिए, उनसे आग्रह कीजिए अपने FPRT के बारे में, और यदि वो एग्री करते हैं तो उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आइए, क्योंकि वो LIC के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारे एजेंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे मेरे लिए सौभाग्य की बात थी जब मैं राजीव सर से बात करने लगा, तो उससे बहुत सारे पुराने रिलेशंस भी सामने आए, और उन्होंने IOE के कुछ लोगों के बारे में, आप लोगों सुनील टैंक जी के, अजय त्यागी जी के बारे में और नीरज तिवारी जी के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया कि भाई हम लोग पहले IOE के कोर्सेज करते थे। उसके बाद ये डिस्कशन करते करते और जब आगे डिस्कशन चली तो एक और ऐसा रिलेशन, बहुत क्लोज रिलेशन सामने आया। वो रिलेशन था मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री प्रदीप गुप्ता जी और राजीव सर, दोनों बैचमेट हैं, और शायद उनका जो डेवलपमेंट ऑफिसर कोड है वो भी 1 नंबर का ही डिफरेंस है, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस है। तो ये सब डिस्कशन हुआ और मुझे उनसे, राजीव सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। और उनके बारे में जब मुझे पता लगा कि वो 92 से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ हैं, और दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मार्केटिंग किया, और उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने की, और हैदराबाद से IBS हैदराबाद से भी उन्होंने LIC से ट्रेनिंग ली, और MDI गुड़गांव से बहुत ट्रेनिंग के में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और जो आदमी सीखता है वही आगे कुछ किसी को कंट्रीब्यूट कर सकता है, और बहुत सारे एजेंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के स्पीकर श्री राजीव सहगल जी को इन्वाइट किया जाए। और ये परंपरा मुझे हर बार बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को, सब लोगों को पता है कि FPRT परिवार किसी भी स्पीकर का वेलकम कैसे करता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट बॉक्स फुल कर दीजिए, और मैं राजीव सहगल सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज ये सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू अतुल जी। सॉरी, मेरा
ये लैपटॉप का कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अभी तो ऑन था, अभी एकदम से आ गया तो ये ऑन नहीं हो पा रहा, तो मैं बोलूं चलेगा सर? हाँ सर, प्लीज प्लीज हाँ प्लीज। प्लीज। सर्वप्रथम हमारे जो FPRT के प्रेसिडेंट हैं भाई राजेश चेतन जी का अभी परसों सुनील जी ने कहा बर्थडे था, तो उनकी बहुत बहुत बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ परमात्मा उनको दीर्घायु करे, और वो जिस तरीके के सोशल कार्यों में रहते हैं, अपने बिजी शेड्यूल के प्रोफेशनल कामों के साथ साथ जो सोशल कार्य करते हैं, परमात्मा उनको बहुत बहुत शक्ति प्रदान करे और उनको दीर्घायु करे, जिससे कि उनके इन प्रयासों से हमारे अभिकर्ता भाइयों का बहुत ही भला हो। जैसा कि अतुल भाई ने बताया कि इनका लास्ट वीक मेरे पास फोन आया और इन्होंने कहा कि FPRT में आना है। ये दोस्तों जूम मीटिंग मेरे लिए एक तरीके से फर्स्ट इस तरीके का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अतुल जी का। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसको हम 2 या 3 हिस्सों में बांट के चलेंगे। पहला जो हिस्सा है वो है, अगर हमारे मैं PPT शेयर कर सकता हूँ? सर राजीव जी, इसमें सकते दिक्कत हो, क्या, कर सकते हो। राजीव जी एक दिक्कत आएगी। हाँ जी। हम ये वीडियो जारी करते हैं, अगर आपका फोटो नहीं आएगा तो वीडियो में दिक्कत हो जाएगी। एक बार प्रयास करो कि आपका फोटो आ जाए। मेरे को फिर लैपटॉप मोबाइल से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? आप मोबाइल से आ जाइए भले ही, क्योंकि वीडियो आपका बनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे कम से कम हजारों लोग ऐसे हैं जो वीडियो का इंतजार करते हैं। सर आप, एक और रिक्वेस्ट है, आप दोनों डिवाइस से आ जाइए। आप हाँ जी। अपनी पीपीटी अपने उससे करिएगा, लैपटॉप से कर लीजिएगा, और जी। कैमरा सिर्फ फोटो के लिए रख लीजिएगा। जी अभी हमारे पास मार्जिन है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लीज। आराम से कर लीजिए, लेकिन वीडियो आना जरूरी है सर आपका। थैंक यू सर। मैं अभी ज्वाइन करता हूँ, 2 मिनट लगेगा, तब तक हम कोई बात चर्चा नहीं, कोई को, बात नहीं। हाँ प्लीज चर्चा को जारी रखें। तब तक हम लोग किसी की शेयरिंग ले लेते हैं। हाँ, राघव फिर कुछ बोलना चाहते हैं। राघव बोलिए। अब म्यूट में राघव, आप म्यूट में, यू आर ऑन म्यूट। सॉरी सर, अंकल मैं ये बताना चाह रहा था पूरे ग्रुप को, सबको ये लगता है कि जनरल इंश्योरेंस बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट अभी लास्ट वीक जो रिजल्ट्स आए हैं इंश्योरेंस कंपनी से, आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 2 इंश्योरेंस कंपनीज है मात्र जो 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिटेबल रही। कोई गेस करना चाहेगा चैट बॉक्स में? तो मैं टाइम वेस्ट करते किए बिना आपको बताता हूँ। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड, ये सिर्फ 2 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने अंडरराइटिंग प्रॉफिट किया। अंडरराइटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि जो 100 रुपए उनको मिले 22-23 में, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो क्लेम दिए हैं वो 100 रुपए से कम दिए हैं। अगर मैं आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन करूं, बजाज अलियांज जो पिछले 7-8 साल से अंडरराइटिंग प्रॉफिट कर रही थी, वो लास्ट ईयर भी लॉस में आई। एंड मेरा ये बताने का आपको रीजन ये है कि हमें लगता है कि यार इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो जो लोग आए हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ही लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, बट जो इंडिया कंट्री है वो बड़ी ही अभी इमेच्योर मार्केट है। अभी इंश्योरेंस कंपनी को एटलीस्ट 20-25 साल लगेंगे कि वो प्रॉफिट में आए। और जो हमारे इंडियन ग्राहक की मेंटेलिटी है वो ये है कि हम यार पॉलिसी खरीद रहे हैं तो हमको क्लेम मिलना चाहिए। इस वजह से जो फ्रॉड है, जो फ्रॉड की मैटर है, डैंग साहब हमारे साथ है, वो बताएंगे कि बहुत सारे केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं वो मतलब देख ही नहीं पाती है। एंड आने वाले टाइम में, मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में अभी सिर्फ 65 इंश्योरेंस कंपनी है और अमेरिका जैसे देश में 65-100 इंश्योरेंस कंपनी है। तो धीरे धीरे जब हमारा मार्केट डेवलप होगा, जब नई नई इंश्योरेंस कंपनीज आएगी, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई नई रिस्क आएंगी, और जब इंडियन कंज्यूमर एजुकेट होगा, तब जाकर ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है इंक्रीज होगी इंश्योरेंस कंपनी की। तो ये शेयरिंग में आप लोगों से करना चाह रहा था। थैंक यू राघव। और किसी भाई की शेयरिंग है? अजय त्यागी जी, आप? हाँ आ गए हैं सर, आ गए हैं वैसे। राजीव सर। सर को सुनेंगे।
कोई दिक्कत नहीं। सर को प्रणाम सर। आवाज नहीं आ रही राजीव सर। को टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम लग रही है राजीव जी के लैपटॉप में या मोबाइल फोन में। यदि दोनों डिवाइस पे स्पीकर ऑन रहेगा ना तो फिर वो इको होएगा बहुत जबरदस्त। एक डिवाइस पे इनको स्पीकर ऑफ करना पड़ेगा। यस यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अजय भैया खूब दौड़ रहे हो, आपने हमारा बर्थडे भी दौड़ के मना दिया। और क्या मेरे पास इससे अच्छा गिफ्ट है नहीं भैया। आपके चाचा के नाम 11 किलोमीटर कर दिए मैंने अपने। 11 किलोमीटर दौड़े। बहुत अच्छा भाई साहब, चाचा तो जिसकी ग्रेट है जिसकी हमारे। दुकान में जो होता है ना वही देता है वो। अरे सर आ गए हैं, सर राजू सर आ गए हैं। जी। आवाज सर म्यूट में हो आप, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो राजू सर, अब हाँ। बोलिए आराम से बोलिए। राजीव सर मेरे ख्याल से आप ना यदि अपना लैपटॉप को अनम्यूट करिए और मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा, उसका माइक ऑफ करना पड़ेगा। लैपटॉप में जाके उसका माइक ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, ऑन करना ना, लैपटॉप से तो आवाज अच्छी आ रही थी ना। तो इसका माइक, एक डिवाइस का माइक ऑफ करना पड़ेगा, स्पीकर नहीं, माइक। हाँ जी फ्रेंड्स। हाँ अब हो गया, अब हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं सर, नहीं। आपका समय बहुत कीमती है। फ्रेंड्स, हेलो, यहाँ से कैमरा। हेलो जी सर। यस सर, यस सर, कैरी ऑन सर। फ्रेंड्स, अभी हमने आज की जो वार्तालाप शुरू किया उसमें माँ सरस्वती को हमने आह्वान किया, और मैं अपनी इस वार्तालाप में भी माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि मेरी जीवा से, मेरे विचारों से कुछ ऐसा शब्द निकल जाए जो मेरे साथियों के भविष्य के किसी काम में आ पाए। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा आज टॉपिक था कि हम जो है अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने। आज की इस वार्तालाप को मैंने 3 हिस्सों में रखा है। सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि हम जो है अपने देश को जानेंगे। अगर हमारा देश में क्या चल रहा है, उस हमारे देश की अर्थव्यवस्था से हमारा कार्य बिल्कुल डायरेक्टली हमारा कार्य जो है उसके साथ संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अभी भी हमने चर्चा की। मेरे फ्रेंड ने अभी बताया 2 या 3 दिनों से एक बहुत बढ़िया हेलो, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। आ रही है सर, आ रही है, बोलिए, आप आराम से बोलिए, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। फोटो भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है। थैंक यू सर। अभी 2-3 दिनों से हमारे देश में एक मैच चल रहा था विपक्ष और पक्ष के बीच में, और उसमें जो है जो वार्तालाप शुरू हुआ 2 या 3 दिन पहले, एक गुगली बॉल दे के जो विपक्ष ने कहा, और उसके बैटिंग के तौर पे हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया, उससे हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सबसे पहले हाईलाइट किया गया। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था पिछले 10-15 सालों से लगातार बहुत अच्छी चल रही है, उसमें बहुत सारी सरकारों का भी हाथ है। लेकिन पिछले 7-8 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ी है, और उसका इम्पैक्ट हमारे कार्य पे बिल्कुल डायरेक्टली पड़ा है, जिससे मैं ये श्योर मानता हूँ कि पिछले 5-7 सालों में मेरे सभी दोस्तों का कार्य बहुत तेजी से बढ़ा होगा, उनकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ी होगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल कहा अपने अभिभाषण में कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है आने वाले 4-5 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था है विश्व स्तर पे तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी, जो अभी कुछ सालों पहले 10वें स्थान पे थी, और अब जो है हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पे है, और अगले आने वाले कुछ समय में 3-4 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगी। दूसरा, उन्होंने हमारे LIC के बारे में भी यहाँ जिक्र किया, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक भ्रांति मार्केट में फैल रही थी कि LIC डूब जाएगी, और
एक जब सरकार अविश्वास का प्रस्ताव पास कर रही होती है, उस पे अपने उपलब्धियों के बारे में बता रही होती है, तो उस उपलब्धि में अगर LIC का भी नाम आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे 30 करोड़ जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं उसको जरूर कल रात को बहुत अच्छी नींद भी आई होगी, जो उनके पीछे कुछ समय से उनको डराया धमकाया जा रहा था कि भाई देश में LIC जो है वो डूब जाएगी, लोगों को, गरीबों का पैसा नहीं मिलेगा। तो उसका इम्पैक्ट जरूर हमारे पॉलिसी होल्डर पे पड़ेगा और आने वाले समय में इसका हमारे कार्य पे बहुत बेहतर असर आएगा। सेकंड जो है हमारी जो है, एक मिनट, मैं PPT भी यहाँ शेयर करना चाह रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, सॉरी मैं नहीं कर पा रहा। आप सर अगर PPT हम राजेश जी को भेज देंगे, वो कर देंगे शेयर। राजेश राठौर का अच्छा। नंबर है। राजेश जी हाँ, एक आप बार आप मेरे को भेज दीजिए, मैं इमीडिएटली उसको राजेश को फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि सर को राजेश का नंबर होगा नहीं ना सर के पास। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही हम चलते हैं। PPT से बढ़िया रहेगा सर। 2 मिनट रुकना पड़ेगा सर। आप प्लीज कैरी ऑन, कोई नो वरी। अरे आप बिल्कुल भी सर नर्वस मत हो, बिल्कुल जो कुछ भी है बहुत अच्छे होने वाला है। आज का दिन बहुत अच्छा है हम सब लोगों के लिए। 1 मिनट वो शेयर करना है PPT। मैंने वैसे आपको व्हाट्सएप कर दिया है अपना नंबर। हाँ, यदि आपको व्हाट्सएप आ गया तो आप राजेश राठौर को डायरेक्ट आ गया सर, आ गया आ गई। वेरी गुड, आगे सर PPT आ गया आपकी, प्लीज। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया हमारी इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में, तो ये हमें, जैसा कि मैंने बताया, फोटो आ रहा है इसमें सर? आ रहा है आपका PPT, आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। नो ओवर इंडिया फ्यूचर ग्रोथ। हाँ जी। यस फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि हमारी जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो, और देश की अर्थव्यवस्था जब अच्छी होती है ना दोस्तों, तो देश में बहुत सारे नए रोजगार उत्पन्न होते हैं। रोजगार उत्पन्न होते हैं तो लोगों की आय, इनकम पे फर्क पड़ता है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने वाला है आने वाले कुछ समय में, और जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है उनका जो बिजनेस है वो भी बहुत बेहतर होने वाला है। और नए कारखाने, नए इंडस्ट्रीज इंडिया में, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। और जब इनकम बढ़ती है लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़ता है। और सबसे पहले हमारे इंडियंस में एक बहुत ही हमारे ब्लड के DNA में है कि हम जो है सेविंग को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सबसे पहले लोग अपनी और अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, और इस वजह से हमारा बिजनेस आने वाले कुछ समय में बहुत बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था इटली, कनाडा, रशिया, फ्रांस और UK को पीछे छोड़ के आज 5वें स्थान पे है, और आने वाले समय में जर्मनी और जापान को भी छोड़ के चाइना और US के बाद हमारा जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है 3रे नंबर पे आ जाएगी। ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, ऐसा मीडिया भी कह रहा है, ऐसा मॉर्गन स्टैनले की पीछे रिपोर्ट आई थी, उसने भी ऐसा कहा है। तो IMF का रिपोर्ट भी आया, उसने भी ये कहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी बोला कि हमारे जो 13.5 करोड़ ऐसी आबादी रही जो गरीबी रेखा से ऊपर आई, तो वो भी हमारे जो है फ्यूचर में हमारे पॉलिसी होल्डर होने वाले हैं। और जो मिडिल क्लास था, वो मिडिल क्लास भी, उसका भी जीवन स्तर अच्छा होगा, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे काम पे पड़ेगा। जैसा कि हमने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा की, उसकी स्ट्रेंथ को समझा, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है LIC के बारे में भी, जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने LIC के बारे में जिक्र किया। LIC को उन्होंने कहा कि LIC लगातार मजबूत हो रही है, और ये अगर वो पार्लियामेंट में ये शब्द कहते हैं तो इसका मतलब है
कि आने वाले समय में हमारे LIC को बहुत स्ट्रेंथन करने वाली है भारत सरकार, और उसका बेनिफिट आज हम अपनी कैपेबिलिटीज को और बेहतर तरीके से करने से हम उसका फायदा उठा सकते हैं। हमारा जो है LIC के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इस कार्य के करने में हमें सहायता देते हैं। आज 30 करोड़ की हमारे जो पॉलिसी होल्डर हैं, वो एक बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, जो हमारे साथ LIC के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो है हमारा जो लाइफ फंड है वो करीब 37.5 लाख करोड़ रुपए का है। हमारी एसेट जो है 42.5 लाख करोड़ की है। और हमने कल ही हमारे चेयरपर्सन ने एक प्रेस रिलीज भी किया, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो प्रीमियम इनकम आया वो करीब लगभग 98,000 करोड़ हमने इकट्ठा किया, और आफ्टर टैक्स हमारा जो प्रॉफिट हुआ फर्स्ट क्वार्टर में 9,500 करोड़ रुपीस हमारा प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स। तो ये जो संस्था जिससे हम जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही मजबूत संस्था है। और जैसा कि सरकार ने भी कल कहा, और ऐसा ये है भी कि हमारी जो भी पेमेंट्स हैं 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है इसमें। 100% जो है हमारा जो पेमेंट है वो सेफ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। LIC की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड में जो MDRT होते हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, और वो LIC कंपनी से होते हैं। लास्ट ईयर का जो हमारा MDRT, COT और TOT का फिगर था, जिसमें TOT मात्र 136 एजेंट्स थे और COT में 767 एजेंट्स ने COT किया, और 19,412 एजेंट्स ऐसे थे जिन्होंने MDRT किया। लेकिन आज भी ये जो संख्या है, टोटल हमारी जो फील्ड फोर्स है उसका 1 या 1.25% ही है। और इस आप में से बहुत सारे साथी इस जो संख्या में जरूर शामिल हैं, और बहुत सारे हमारे साथी जो इस संख्या में शामिल होना चाहते हैं, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो इस जो ये हमारा MDRT COT TOT का क्लब है, आप सब इसको जरूर इसमें आप शामिल हों। दोस्तों, इससे आगे हम चलते हैं। हमने अभी चर्चा की अपने देश के लिए, देश की स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी LIC की स्ट्रेंथ के बारे में। अब जो है हम आज चर्चा जो कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ साथी ही हमारे बहुत अच्छा कर पाते हैं, ये ऐसा नहीं है। LIC में हर फील्ड में कुछ साथी बहुत अच्छा कर पाते हैं और लगातार प्रयासों से वो करते रहते हैं। उसका क्या उनको ऐसा क्या मिलता है जो वो उस काम में लगे रहते हैं। अभी FPRT का जैसे मेरे पास फोन आया अतुल जी का, तो मैंने FPRT के कुछ पीछे सेशन थे उनको देखने की कोशिश किया। उसमें शैलेश जोशी जी का मेरे को एक वीडियो मैंने ऑन किया, तो उसमें मुझे जो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने अपना जो बताया कि मैं आज 41 साल से LIC के साथ जुड़ा हूं, और उन्होंने ये कहा कि मैं LIC के अलावा और कोई कार्य नहीं करता। 41 साल से 1982 से वो LIC से जुड़े हैं, और 2500 फैमिली के साथ उनका कार्य रहता है, और आज लगभग 9,000 पॉलिसी होल्डर हैं उनके। लेकिन उन्होंने साथ एक बात बोली जो बहुत ही हमें समझने वाली है, कि उन्होंने ये कहा कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो लोगों की, जो मेरे पॉलिसी होल्डर हैं या जो भी मेरे होने वाले प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, उनको मेरा काम है उनको हेल्प करना, उनकी सेविंग को और उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं हेल्प करता हूँ। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे अपने पॉलिसी होल्डर और बहुत सारे साथियों की, जो मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनको मैं उनके बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना चाहता हूँ। बेसिकली हम जब कोई भी सफल व्यक्ति सफल हो पाता है, तो उसके पीछे जो रीजन रहता है वो उसका पर्पस रहता है। वो किस पर्पस को लेके कौन सी ड्राइविंग फोर्स है
जो उसको आगे काम करने के लिए, कंटिन्यूस काम करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, हमें अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए जो मैं समझ पाता हूँ, 3 फैक्टर हमारे काम करते हैं। हमारा फिजिकल कैपेबिलिटीज, हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज और हमारी इमोशनल कैपेबिलिटीज। ये 3 कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जिसपे हम, जो हमें प्रेरित करती है हमारे गोल्स को अचीव करने में। इसमें जो है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस हैं, जो हमारी पास्ट चैलेंज हैं या पास्ट सक्सेस हैं, वो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी स्ट्रेंथ को डेवलप करने में। हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचान सकते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, हम अपने विचारों से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपनी सिचुएशन, किस सिचुएशन में हमें सफलता मिली और कौन सी ऐसी एक्टिविटी हमने की जिससे हम सक्सेसफुल हो पाए, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, वही स्ट्रेंथ है। जो एक्टिविटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, हम कंटिन्यूस अगर अपने कार्य के लिए अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने क्लाइंट से फीडबैक लेते रहते हैं, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है। हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको मेरी कौन सी क्वालिटी, कौन सी क्षमताएं आपको प्रभावित करती हैं जिसको मैं डेवलप कर सकता हूं। फ्रेंड्स, हमें अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में हमारा पैशन और हमारा कौन सा कार्य है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहता हूं, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मेरे को समय बिताना अच्छा लगता है, वही हमारी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, हमारी जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं उनका अगर हम एनालाइज करते हैं, हमें अपने आप से ये पता चलेगा कि कौन सी स्किल या कौन सा प्रोसेस हमने किसी मीटिंग को या किसी कॉल को क्लोज करने में कौन सा हमने प्रोसेस को इस्तेमाल किया। वो जो है प्रोसेस जो है, वो हमारा अचीवमेंट में को अचीव करने में, हमारी अचीवमेंट को हम अपने अचीवमेंट को उस तरीके से एनालाइज करेंगे कौन सा प्रोसेस हमने अप्लाई किया जिससे हमारा वो सेल क्लोज हो पाई। अगर हम ऑब्जर्व करें कि डिफरेंट सिचुएशंस को हम ऑब्जर्व करें, डिफरेंट चैलेंजेस को जो हमने पीछे फेस किए और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें डिफरेंट सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले, कैसे हमने उन डिफरेंट सिचुएशन में विन किया, वो हमें हमारी स्ट्रेंथ को बताता है। अपने स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम प्रोफेशनल फीडबैक, हम अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, हम अपने प्रोफेशनल जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं, हमारे प्रोफेशन में जो सक्सेसफुल है, सीनियर एजेंट्स हैं, उनसे हम प्रोफेशनल फीडबैक ले सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन से एफर्ट्स हमने किए, या हम कौन से रेगुलर एफर्ट्स को हम करते रहते हैं, कौन कौन से हमारे जो है एफर्ट्स हैं जो हमारी पर्सनल ग्रोथ को, प्रोफेशनल ग्रोथ एक जगह है, लेकिन जो हमारी पर्सनल ग्रोथ है, कौन कौन से ऐसे स्टेप मैं लूं जिससे मेरी पर्सनल ग्रोथ भी ग्रो करे, उसका हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमें समय समय पर गाइडेंस लेते रहना चाहिए। अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग, जैसे एफपीआरटी है, या जैसे हम अतुल भाई ने बताया कि आईओई से हमने एक सफर शुरू किया था, उसके बाद भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमने ली। कंटिन्यूस लर्निंग जो होता है वो हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लर्निंग लेना एक है, लेकिन उस लर्निंग को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं मार्केट में जाके, उसकी हम किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि जैसे किसी भी चीज के लिए कहते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एक मूवी आई थी उसका डायलॉग था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। हमारे कार्य में सीखना और उसको प्रैक्टिस 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 करना, कस्टमर के सामने जाके बैठना, वही हमारी स्ट्रेंथ है, और हमें उसी को इम्प्रूव करना है। और उसको इम्प्रूव करने के लिए सिंपल सा हमारा ये तरीका है कि हम अपने जो हमने सीखा है उसकी हम प्रैक्टिस करें।
दोस्तों हमें कुछ गोल्स को सेट करना होता है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम किसी गोल को सेट करते हैं तो हमारा फोकस उस गोल की तरफ हो जाता है, और उस जब जब हम उस गोल को अचीव करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब जब हम उस अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते तो उसका एनालाइज करके हम हमें अपने आप को एनालाइज करने का मौका भी मिलता है। तो हम जो गोल सेट करते हैं और उसको सेट करना बहुत जरूरी है, चाहे वो MDRT हो सकता है, TOT हो सकता है, और उसको जितना हम शॉर्ट में, जितने छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं तो हमारा जो है गोल को अचीव करना बहुत इजी हो जाता है। जैसा कि अब से पहले LIC जो है ईयर टू ईयर कंपैरिजन हमारा चलता था, लेकिन लास्ट ईयर जब IPO आया तो LIC ने भी अब क्वार्टर वाइज, जो लास्ट कल हमारी प्रेस रिलीज हुआ वो फर्स्ट क्वार्टर की प्रेस रिलीज थी, तो आज हमारी टॉप मैनेजमेंट को भी क्वार्टर टू क्वार्टर अपने प्रॉफिट्स को करना है। उसका इम्पैक्ट नेचुरली हमारे ऊपर भी आने वाला, हमें प्रेशर भी आने वाला है, और जब प्रेशर आता है तो हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो अपने गोल्स को सेट करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद हमें जो नेटवर्किंग हमारी बहुत जरूरी है, जिसमें बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उसका मास्टरमाइंड बना सकते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं, FPRT है या अदर ट्रेनिंग्स ग्रुप हैं। कभी भी किसी भी मौके पे हम ऐसा कुछ समय निकालें जिससे हम मास्टरमाइंड ग्रुप बना के हम डिस्कशन करें, और एक दूसरे को, जैसा FPRT कर रहा है कि एक दूसरे की स्किल को बढ़ाने में ये लोग मदद कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम ऐसी संस्थाओं की जहाँ पे हमें अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने का हमें मौका मिलता है, उन सभी ग्रुप्स को हमें ज्वाइन करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि अब अगर गवर्नमेंट ने एक चीज को डिक्लेयर किया कि LIC लगातार ग्रोथ कर रही है, उसका इम्पैक्ट हमारी हायर मैनेजमेंट पे भी पड़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आने वाला है। जब भी कोई चैलेंज आता है तो हमारी ग्रोथ निश्चित है, और यहाँ पे चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसका इम्पैक्ट बट नेचुरल हमारे काम पे पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, कई बार हम काम करते करते हमें फेलियर्स को फेस करते हैं। हमारा काम बहुत डे टू डे जब हम काम करते हैं तो फेलियर्स और सेटबैक्स आने कंपल्सरी है, आते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसको ओवरकम करना ही हमारी स्ट्रेंथ है, और ये बेसिकली माइंडसेट पे डिपेंड करता है आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। नेगेटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, उस सेटबैक को, चैलेंज को हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, या हम उस चैलेंज को फेस करके उसको इम्प्रूव करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे जो 50 साल के जो मेरे दोस्त हैं, 50 साल के आसपास, हमने बहुत सारे लोगों को हमारे हीरो रहे, और उन सब में सचिन तेंदुलकर को हमने अपनी एज के साथ और उनके काम के, उनकी प्रैक्टिस, उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो मेरे को ये सचिन तेंदुलकर की जो उनका जो व्यक्तित्व है बहुत प्रभावित करता है, कि उन्होंने इस गेम में उनकी जो मेन जो थी, उनकी सक्सेस का राज या उनकी जो स्ट्रेंथ थी, वो उनकी प्रैक्टिस थे। वो ऐसा नहीं है कि उनको चोट्स नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा फॉर्म में रहे, लेकिन उन्होंने कम बैक किया। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे काम में भी बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, लेकिन हमें उन सब फेलियर्स को, उन सभी सेटबैक्स को एक पॉजिटिव माइंडसेट से अप्लाई करके हमें उन सभी सेटबैक्स से, उन सभी फेलियर्स को फेस करते हुए मैं आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। और इसका सिंपल इस सचिन जी की जो है परफॉर्मेंस में सिर्फ एक ही चीज था कि आपका अपने कार्य के प्रति कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, लगातार काम करना, लगातार इम्प्रूव करना, लगातार उसको प्रैक्टिस करना, यही इनकी सक्सेस का राज था, और यही हमारा काम है। फ्रेंड्स, ये जो सेटबैक्स हैं, इसको बहुत हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स कॉप अप नहीं कर पाते, और वो इस काम को
कम कर देते हैं या इस काम को छोड़ देते हैं, और वो सफलता जो उनको मिलनी चाहिए थी वो उसको अचीव नहीं कर पाते। ऐसा क्रिकेट में भी हुआ। जैसा मैंने कहा कि हमारी स्किल जो है, स्किल हर व्यक्ति, ये जो भी सचिन तेंदुलकर थे, इनके पास स्किल थी। इन्होंने कंटिन्यूस ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से, अनुभवों से इन्होंने अपने अपने टैलेंट को स्किल किया। लेकिन स्किल के साथ विल का जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है कि जब हमें सेटबैक्स मिलते हैं, जब हमें फेलियर्स मिलते हैं, और वापस हमें जो डिजायर है, जो हमें उठाती है, वो हमारी विल है। दो फ्रेंड्स की कहानी आप सबको मालूम होगा, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले। ये दोनों फ्रेंड्स बचपन में एक ही क्लब से खेलते रहे, एक ही गुरु के दोनों शिष्य रहे, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शुरू की इन्होंने। बहुत अच्छा इन्होंने अपने मेहनत से क्रिकेट में अपना नाम बनाया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सेटबैक, फेलियर्स सभी की लाइफ में आते हैं। क्रिकेटर्स की लाइफ में भी सेटबैक्स, फेलियर्स आते हैं। दोनों की लाइफ में सेटबैक्स भी आए, फेलियर्स भी आए, लेकिन और सक्सेस भी आए। जब हमें सक्सेस, फेलियर और सेटबैक्स मिलते हैं, कई बार सक्सेस और फेलियर्स हमारे, जैसा मैंने शुरुआत किया कि हमारे किसी भी काम को सक्सेस होने में फिजिकली, मेंटली और इमोशनल, ये 3 फैक्टर काम करते हैं। हम इनके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इमोशनली जब हम वीक हो जाते हैं, जब हमें सेटबैक या फेलियर्स हमें मिलते हैं, और वो जो सेटबैक और फेलियर्स जो है हमें हमारे इमोशनली हमें अव्यवस्थित कर देते हैं, और उस वजह से हम किसी ना किसी तरीके से हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम को छोड़ देते हैं, या उसमें हम अपने प्रोफेशन में अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो यही हुआ विनोद कांबली जी के साथ, और आज वो प्रोफेशनली और पर्सनल लेवल पे वो बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट में सचिन जी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके, कंटिन्यूस अपनी मेहनत करके उन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने अचीव किए। फ्रेंड्स, बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे लाइफ में कुछ काम तो हम सभी एक ही कर रहे हैं, हम सब इंश्योरेंस बेच रहे हैं, पॉलिसी सबके पास एक जैसी है, क्लाइंट हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में लगा लें, वर्ल्ड के किसी भी शहर में चले जाओ, इंश्योरेंस का जो कस्टमर है या किसी भी प्रोडक्ट का जो कस्टमर है, उसका सोच लगभग सबकी एक जैसी रहती है, सबकी एक जैसी सोच रहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा शैलेश जोशी जी का, कि उन्होंने अपने काम में एक पर्पस को डिफाइन किया कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने क्लाइंट्स के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देनी है, मेरे को अपने क्लाइंट्स को उनकी सेविंग्स को, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को मैक्सिमाइज करना है। जब हमें कोई पर्पस मिल जाता है और उस पर्पस जब हमें ड्राइव करता है, तो हमारी सक्सेस का जो स्तर होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। जैसा कि आपको एक कहानी मैं बताता हूं, आप सबको मालूम है 5 साल का राजा। 5 साल किसी कंट्री में या किसी एक जगह पे 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था, और 5 साल के बाद उसको साथ वाले जंगल में छोड़ दिया जाता था जहां भयंकर जानवर होते थे। वो 5 साल उसको जब मिले, उन 5 सालों में उन्होंने एक व्यक्ति को जब राजा बनाया गया, तो उसने अपने विजन से, उसने अपनी स्ट्रेंथ से, उसने अपने आगे के जो सोच से, उसने सेम जहां पे वो राज कर रहा था वैसी व्यवस्थाएं उसने साथ के जंगल में भी कर दी। वो वहां 5 साल वहां भी राजा रहा और आगे भी राजा रहा। समय की सीमा है तो मेरे को शॉर्ट में इस कहानी को बताना पड़ रहा है कि ऐसे ही हमारी लाइफ में जो है, हम कस्टमर को भी बताते हैं, एक लाइफ साइकिल बताते हैं जिसमें 25 साल तक वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहता है, 25 साल से 60 साल की एज में
वो जो उसका वर्किंग स्पैन होता है, उसी में उसको अपने बहुत सारे ड्रीम्स को अचीव करना है, बहुत सारी अपने जो इच्छाओं को, अपने बच्चों को एजुकेशन भी देना है, पेरेंट्स का भी देखभाल करना है, अपने सपनों को भी पूरा करना है, और 60 साल के बाद की जो उसकी लाइफ है, उसका भी प्रोविजन उसी वर्किंग स्पैन में बनाना है। ये वही 5 साल के राजा वाली कहानी है कि हमें 60 साल के बाद जो हमारा वर्किंग स्पैन तो रहना नहीं है उसमें। और ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद लोग काम नहीं करते, खुशी से करना एक अलग बात है, लेकिन काम को काम की तरह करना, अपनी जीविका के लिए काम करना, वो कई बार चैलेंज हो जाता है। तो उसका प्रोविजन भी हमें उस 35 साल जो हमें वर्किंग स्पैन है, वो उसी में हमें करना होता है। जब हम अपने कस्टमर्स को ये बताने में सफल हो जाते हैं, उनको ये कंसेप्ट समझाने में सफल हो जाते हैं, तो प्लान्स तो मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। और जोशी जी, शैलेश जोशी जी ने बताया कि उन्होंने अभी रिसेंटली लगभग 8.5 या 9 लाख पर मंथ के हिसाब से एक पॉलिसी बेची, और उनकी बड़ी-बड़ी सेल्स हैं। उन्होंने बहुत सारी बड़ी-बड़ी सेल्स के बारे में भी बताया। 55 लाख हाफ ईयरली प्रीमियम का भी प्लान उन्होंने बेचा। तो मेरे को यही लगता है कि जब आपका पर्पस आपको क्लियर है और वो पर्पस आप अपने कस्टमर में ट्रांसफॉर्म करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो प्रीमियम कोई मायने नहीं रखता। फ्रेंड्स, ये पर्पस कुछ और साथियों को भी मिला। इससे पहले ये एक और मैं बताना चाहूंगा वीरेंद्र सहवाग और इंजमामुल हक के बारे में। कई बार हमारा जो फोकस है हमारी वीकनेसेस पे हो जाता है, और जो ग्रेट लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपने स्ट्रेंथ पे ही काम करते हैं। क्रिकेट में एक इसेंशियल होना एक योग्यता मानी जाती है कि रिटर्न रनिंग बिटवीन द विकेट जो है आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये 2 साथी ऐसे थे जो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ थी कि उनके पास वो खड़े होके कहीं भी हुक कर सकते थे। बाउंड उनका एक ही पर्पस होता था कि मेरे बैट पे बॉल आएगी और मैं उसको, उसकी जो बॉल की जो असली जगह है वो बाउंड्री के पार है। कई बार स्किल भी आपको जरूरी नहीं है कि हर स्किल को हमें हर स्किल में हमें प्रांगत होना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी स्किल है, एक स्किल अगर आपको है, अगर आपने उस स्ट्रेंथ को आपने अगर पहचान लिया, वो सेल्फ एनालिसिस करने से ही हम उस स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे। तो अगर उस पे हम काम करेंगे, इनकी एक ही स्ट्रेंथ रही कि इनको बैटिंग करना है, और इनका जो मेन रहा, इनका फोकस अपनी वीकनेस पे ना रहा, इनका अपनी स्ट्रेंथ पे रहा। जैसा मैंने कहा कि पर्पस, जी दशरथ मांझी को आप सब भाई जानते हैं। इनको 1959 में इनके साथ एक घटना हुई जिसकी वजह से इनको एक पर्पस मिला। इनकी पत्नी की टाइमली हॉस्पिटल ना पहुंचने से मृत्यु हो गई, और उसके इनके पत्नी और हॉस्पिटल के बीच में एक पहाड़ था, जिस वजह से जो ये अपने वाइफ को टाइमली उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा पाए और उनकी डेथ हो गई। जब 1959 में रिसोर्सेज भी बहुत कम थे, लेकिन उनका एक पर्पस मिला कि मेरे जाने की मेरी पत्नी तो गई, लेकिन मेरे गांव का या मेरे शहर का कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके साथ ये घटना दोबारा हो। तो उन्होंने एक छेनी और हथौड़ा उठाया और उन्होंने डिसाइड किया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने 25 फुट पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। फ्रेंड्स, जब आपका पर्पस क्लियर होता है, आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, तो कारवां, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही ये तो क्रिकेट की बात बताई हमने, दशरथ जी की बात बताई, लेकिन हम में, और मैंने शैलेश जोशी जी की भी बताई, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हमने पिछले 25 सालों से, जिसका नाम हम रोज सुनते रहे हैं,
हर दिन देखते रहे हैं और हम सब के लिए वो एक मोटिवेशनल फैक्टर रहा। हमारे बीच का ही एक अभिकर्ता जिसने 400 करोड़ वेल्थ इकट्ठा किया, आज वो 40,000 पॉलिसी होल्डर को अपनी मेहनत, अपने लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना, प्रैक्टिस 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 और नई नई चीजों को सीखते रहना उनकी आदत थी और आज आदत है। और आज वो 400-500 करोड़ रुपए के वेल्थ को इकट्ठा करने में कामयाब हो गई। तो दोस्तों, आदमी जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा वो अचीव कर सकता है। आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज मैंने आपको बताया कि समय हमारे साथ है। देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांग हो रही है और हम ऑलरेडी बहुत काबिल हैं और हमें सिखाने के लिए बहुत सारे एफपीआरटी और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, वो हमारी प्रतिभा को आइडेंटिफाई करके हमारी स्किल को और अच्छा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को समझते हुए और जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आने वाले थ्रेट्स भी हैं, स्ट्रेंथ भी है हमारे पास वीकनेस भी है। हमने वीकनेस को छोड़ना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है, अपॉर्चुनिटीज को हमने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है और जो थ्रेट है, जो चैलेंज है, उसको हम अपॉर्चुनिटी के साथ, अपनी काबिलियत के साथ उसको अचीव करें। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिंदगी में बड़ा हो सकता है अगर उसकी सोच बड़ी है, उसका पर्पस क्लियर है, तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। थैंक यू। हाँ जी अतुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन था आपका। आपने जो प्रेजेंटेशन दी अपने पूरे कैरियर को, जो अपने 30 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस को अपने आज हमें 30-40 मिनट में देने की कोशिश करी। वी आर फॉर्चुनेट कि आज इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हमें आपसे मिली और आपका संदेश मिला। बट क्योंकि मैं भी इस बार आपको देख रहा था कि आप टाइम को देखते देखते बोल रहे थे, तो हमारा जब भी कोई स्पीकर हमारे पास आता है तो हमारी ये मतलब ये शिकायत सब लोगों की रहती है कि टाइम पूरा नहीं मिल पाता। तो हम उसके लिए हमारे पास एक क्वार्टरली सेमिनार भी होता है, जो नॉर्मली 3 महीने में एक बार होता है। तो हम उसके लिए कभी आपसे टाइम लेंगे जिसमें हम आपको और अच्छे से सुनना चाहेंगे। और आज का जो सेशन था आपका वंडरफुल था। मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एक बारी के लिए अनम्यूट करके सबको अनम्यूट कर दीजिए, उससे थोड़ा सा आइडिया लें कि भाई कैसा रहा। उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए राजेश चेतन जी को इनवाइट करेंगे। सर कोई सवाल, अरे भैया, अतुल भैया। हाँ जी सर। कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो एक बारी मौका दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये पीपीटी हटा दो सर, अब पीपीटी बंद कर दीजिए सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी का हो ले लो। है कोई डिजिटल हैंड रेज है क्या किसी का? मेरे ख्याल से सर हम पहले राजेश चेतन सर को लेते हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, उसके बाद फिर हम सबको अनम्यूट करेंगे। राजेश चेतन सर प्लीज। नमस्कार मित्रों। और राजीव सहगल साहब के इस हुनर के बारे में सुना तो था, लेकिन आज देखा पहली बार किस तरह से सारा विषय रखा उन्होंने। और मेरा ये सौभाग्य है कि हम दोनों भिवानी के हैं, एक ही गांव के हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ में भी हम मिलके काम करते हैं। और मुझे अच्छा ये लगा कि इनके इस हुनर के बारे में इनके कुछ मित्र जो मेरे उनके कॉमन फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बताया कि राजेश भैया, राजीव भाई को आप क्यों नहीं बुलाते। तो ये चूक रही है हमसे, एफपीआरटी से। और जैसा कि अतुल भैया ने कहा कि भविष्य में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और सच में अभिकर्ताओं के लिए आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बोले हैं आज। मैं एफपीआरटी के समस्त मेंबर्स की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और ये भी चाहूंगा कि हमारा जो
क्वार्टरली सेशन होता है, उसमें भी आप हमारा मार्गदर्शन करें, ये भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। और अतुल जैन साहब से ये कहूंगा कि आपके संपर्क में रहें वो लगातार, और जो भी आपके सुझाव हो उनको हम एफपीआरटी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और आपकी टीम का भी हम स्वागत करेंगे एफपीआरटी में। आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है अभिकर्ताओं की, उनका भी भला होना चाहिए, क्योंकि एफपीआरटी तो एक सामाजिक संस्था है। तो मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए ये चाहूंगा कि बाकी लोग जो सुन रहे हैं, आज कुछ संख्या मुझे कम दिखाई पड़ रही है, 60 के करीब लोग जुड़े थे। आप अपने मित्रों को भी ये कहा करें कि फ्राइडे का सुबह का 1 घंटा एफपीआरटी के लिए है, कुछ सीखने के लिए है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार सब राजेश सबको अनम्यूट करके एक बार सबका एक बार पूछ रहे हैं कि कैसा लगा। बहुत बढ़िया सेशन था, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बढ़िया सेशन था, ग्रेट सेशन सर, ग्रेट। जबरदस्त सेशन था बहुत ही सर, बढ़िया थैंक यू। था, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया सेशन था। ग्रेट सर, ग्रेट जबरदस्त शेयरिंग। राजीव जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।